Good morning. Today is 17th of April 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है जस्टिस कर्नन से रिलेटेड है। इन पर पहले भी काफी तरह के आरोप लगे कि इन्होंने जुडिशरी की रेपुटेशन को खराब किया। फिर से इन्होंने रूल ऑफ लॉ को धत्ता बताते हुए अपनी रेजिडेंशियल कोर्ट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को समन किया। तो सारे चीजें हम सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। आएंगे नीचे की ओर। आर्मी की एक यूनिट राष्ट्रीय राइफल्स पर आरोप लगा कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के एक पर्सन को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया। तो क्या एथिकल इश्यूज हैं, आर्टिकल क्या कहता है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे हम इस आर्टिकल से। बीच का जो आर्टिकल है राकेश सूद जी के द्वारा लिखा गया काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूरोपियन यूनियन की और यूरोप की सिचुएशन डिस्कस की गई है। काफी वैसे पॉलिटिक्स के पॉइंट्स भी हैं लेकिन उन्हें इग्नोर करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम इस आर्टिकल से। नीचे का जो आर्टिकल है कार पूलिंग से रिलेटेड है। आर्टिकल कहता है कि पोल्यूशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो स्पेशल लेन्स आरक्षित होनी चाहिए जो लोग कार पुलिंग करते हैं उनके लिए, या फिर एक से ज़्यादा कम से कम 3 ऑक्यूपेंट्स होते हैं कार के अंदर में, उनके लिए एक लेन आरक्षित होनी चाहिए। तो ये नया कंसेप्ट हॉट लेन्स का, ये भी हम डिस्कस करेंगे आएंगे आगे। इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस और कुलभूषण जाधव का केस डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल के द्वारा। केसी सिंह पूर्व में फॉर्मर डिप्लोमेट है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो इशू है वो सियाचिन का है, किस प्रकार से सियाचिन की सिचुएशन है क्या, और अभी फिलहाल ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो इस आर्टिकल में भी ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम। यहाँ जो आर्टिकल है द हिंदू का इंटरनल आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर मंडे को प्रकाशित होता है, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं जस्टिस कर्नन के आर्टिकल से। यहाँ पे देखिए ये है जस्टिस कर्नन और इनका थोड़ा बैकग्राउंड जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए पहले ये मद्रास हाईकोर्ट में सर्व कर रहे थे, तो इन पर काफ़ी तरह के आरोप लगे उस टाइम पर जब ये मद्रास हाईकोर्ट में थे कि इन्होंने अपने कोलिग्स पर आरोप लगाया कि मुझसे भेदभाव किया जाता है मेरी कास्ट के कारण में। इवन एक बार तो ये जो चीफ जस्टिस थे मद्रास हाईकोर्ट के, उनके रूम में चले गए और वहाँ पे भी इन्होंने तमाशा क्रिएट किया। बाद में इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा में वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट के अंदर। लेकिन इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के जो ट्रांसफ़र ऑर्डर थे उस पर एक प्रकार से रोक लगा दी और स्टे लगा दिया। तो एक बिल्कुल ही रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि जो हमारे देश में जो एपेक्स कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ये उल्टा सिस्टम इन्होंने कर दिया। हाई कोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर स्टे नहीं लगा सकती, जबकि सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट है। और बाद में इन्होंने इसके बाद में करप्शंस के एलिगेशंस भी लगाए इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर जजेस हैं उनके खिलाफ में, एक प्रकार से जुडिशरी की रेपुटेशन को खराब किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए उनको आदेश दिया कि आप अपीयर हुए, सुप्रीम कोर्ट के सामने आप आइए और अपीयर हुए। तो उसके बाद में देखिए ये आए नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पेश नहीं हुए और वारंट जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके खिलाफ में। और अब इनको रोक दिया गया है, ये जुडिशरी का काम नहीं कर सकते, यानी अब ये केसेस को सोल्व नहीं कर सकते वेस्ट बंगाल की हाई कोर्ट में। इसीलिए इन्होंने अपने घर के अंदर ही एक रेजिडेंशियल कोर्ट इस्टेब्लिश करी और फिर से आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि आप हमारे सामने यानी मेरे सामने दाखिल हुए। यानी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा कि आप मेरे सामने पेश हुई, क्योंकि आप पर आरोप यह है कि आपने शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का उल्लंघन किया है। इस प्रकार के आदेश इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस यानी एक प्रकार से समन किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ये बार बार अपनी जो कास्ट आइडेंटिटी है उसको इन्वोक कर रहे हैं। एनालिसिस क्या कहता है, देखिए एक पूरा सिस्टम का मजाक बना हुआ है जिस प्रकार से ये रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए कतई उचित नहीं है। जो रेपुटेशन है वो जुडिशरी की वो खराब हो रही है, और कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम सवाल उठाता है हमारे कोलिजियम सिस्टम पे भी कि किस प्रकार से कोलिजियम सिस्टम से इस प्रकार के जज की नियुक्ति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कमी तो डेफिनेटली है कोलिजियम सिस्टम में। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड है कि देखिए अब एक ही रास्ता बचता है कि इम्पीचमेंट इनकी की जाए पार्लियामेंट के अंदर। अब एक जो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रीलिम में कि कोई जज की इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता क्या है। देखिए कोई भी हाउस यानी चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, लोकसभा में 100 मेंबर्स और राज्यसभा में 50 मेंबर्स जब एक मोशन पास करेंगे तब जाके ये प्रोसेस पूरी स्टार्ट होगी। तो बाद में स्पीकर पर डिपेंड करता है, चाहे वो ये जो मोशन पास किया गया है कम से कम 100 मेंबर्स लोकसभा में और कम से कम 50 मेंबर्स राज्यसभा में, तो स्पीकर की मर्जी है क्या वो इसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अगर स्पीकर इस मोशन को एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें 3 मेंबर्स की कमेटी गठित करनी होगी, जिसमें ये 3 होंगे। देखिए एक चीफ जस्टिस होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के या फिर कोई जज होंगे, और दूसरे मेंबर होंगे वो
किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और जो तीसरे मेंबर्स होंगे वो कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट में काफ़ी सारे पर्सन आते हैं, मान लीजिए कोई लॉ यूनिवर्सिटी है, उनके वीसी हैं कोई, या फिर कोई ऐसे पर्सन जिनको कानून की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो होते हैं डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो ये 3 पर्सन की कमेटी होगी, वो पूरा एक ये देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस, और ये पैनल बाद में अगर ये कहता है कि वास्तव में इस जज की गलती है और उन्होंने मिसबिहेव किया है या फिर ये दूसरे कारण है, इनकैपेसिटी है इस जज की, तो एक इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो फिर हाउस पे डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद में एक स्पेशल मेजोरिटी से ये रेजुलेशन पास करना होगा, और बाद में उस रेजुलेशन को भेजना होगा दोनों हाउसेस से पास होके प्रेसिडेंट को एड्रेस करके, तब जाके इंपीचमेंट प्रोसेस पूरी होती है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। स्पेशल मेजोरिटी होता है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग और 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की है 545, तो इसका मान लीजिए प्रेजेंट कितने हैं, 300 प्रेजेंट है मान लीजिए, तो इसका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना हुआ, 2/3 इसका हो गया 100 और 200, कम से कम 200, और 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, तो 545 की 50% कितना हुआ, 272। तो दोनों में से जो भी ज़्यादा है उसे लिया जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए इतने 300 प्रेजेंट थे पार्लियामेंट के अंदर में, इसका आंकड़ा निकलता है 200, और 50% टोटल स्ट्रेंथ का उसका होता है 272, तो 272 का आंकड़ा माना जाएगा। और मान लीजिए अगर ज़्यादा है तो फिर उसी हिसाब से जो संख्या ज़्यादा होगी इन दोनों कंडीशंस में उसे माना जाएगा स्पेशल मेजोरिटी। और एक स्पेशल मेजोरिटी वो दूसरी भी होती है जिसमें मान लीजिए पावर्स चेंज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कुछ प्रोसीजर चेंज कर रहे हैं, जिसमें इस पोजीशन में क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी तो होती ही है, इसके अलावा जैसे जीएसटी है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हैं, तो 50% जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं यानी विधानसभा हैं उनको भी ये पास करना पड़ता है, तब जाके कानून बनता है। तो 2 तरह की होती है स्पेशल मेजोरिटी। तो बस यही था पूरा आर्टिकल, और बाद में वे फॉरवर्ड में थोड़ी सी 1-2 बातें और भी हैं इसमें। वो कहते हैं कि देखिए जब इंपीचमेंट प्रोसेस पार्लियामेंट में स्टार्ट होगी तो वो फिर से अपनी कास्ट आइडेंटिटी को इन्वोक करेंगे, और वो यही चाहते हैं कि मेरी इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो। तो इस समस्या का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है क्या, वही कि एक प्रकार से कोलिजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश की जाए, ताकि इस प्रकार के जजेस जो हैं फिर से सिलेक्ट ना हों। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये आर्मी के एक राइफल्स 53 राष्ट्रीय राइफल्स, इन पर आरोप लगे कि इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के एक पर्सन को यहाँ पे ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। आर्मी का अपना तर्क है, सरकार का अपना तर्क है। वो कहते हैं कि उस समय जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल थी बिल्कुल, और इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स और ईवीएम को एक प्रकार से सुरक्षित ले जाना काफ़ी ज़रूरी था उस टाइम पर, लेकिन मॉब थी वो बहुत ज़्यादा थी, इवन छतों पे भी मॉब थी पत्थर के साथ में। तो यह जो सिचुएशन थी वो कारगर साबित हुई, और हमने सिर्फ इस चीज़ को 100 मीटर तक यूज़ किया गया। और जम्मू एंड कश्मीर के बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट की घटना है, और आर्टिकल कहता है कि पत्थरबाजों का ये हाल होगा, इस प्रकार के वर्ड्स भी देखने को मिलते हैं वीडियो में। और उसके बाद में आर्मी कहती है कि हमने सिर्फ 100 मीटर्स तक इस चीज़ को इस्तेमाल किया, और जबकि कुछ सेक्शंस ऐसा कहते हैं कि 10-12 विलेजेस तक इस प्रकार के बांध के इनको जो ये पर्सन है इनको घुमाया गया और ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये चीज़ है, काफ़ी एथिकल इश्यूज इसके अंदर में है। सबसे पहले तो देखिए आर्टिकल का व्यू हम जान लेते हैं। आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल तो डेफिनेटली यही कहता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। वो कहते हैं राइट प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी, और टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और ये कहते हैं कि देखिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता, चाहिए 100 मीटर हो या 10-12 विलेजेस हों, यह ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस है। और ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल तो देखिए ये कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, और ISIS और लिट्टे जो है श्रीलंका के अंदर में जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा पर्सनस को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता था। फिर आर्टिकल कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि आर्मी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बैटल लड़ रही है वहाँ पे, और जो ये वार है एक हाइब्रिड वार है। कैसे हाइब्रिड कैसे है? हाइब्रिड ऐसे है कि देखिए आप मिलिटेंट और सिविलियन के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते एक लेवल के बाद में ज़्यादा, तो हाइब्रिड वार है। जो मिलिटेंट्स होते हैं वो सिविलियंस की आड़ में छुप जाते हैं, पता नहीं लगता। लेकिन आर्टिकल कहता है कि देखिए हमारी जो इंडियन आर्मी है उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है वर्ल्ड के अंदर में, और उनको प्रोफेशनलिज्म के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं तो एक प्रकार से जो रेपुटेशन है आर्मी की वो खराब करती हैं। उसके बाद में आर्टिकल कहता है कि ये वार क्राइम्स है जेनेवा कन्वेंशंस के अनुसार। तो देखिए उसके बाद में आता है कि इम्पैक्ट क्या होगा। आर्टिकल कहता है कि देखिए इसका इम्पैक्ट तो ज़्यादा होगा, बल्कि और ज़्यादा एलियनेशन आएंगी, और सेपरेटिस्ट जो हैं इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं और ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। तो ऐसी घटनाएं हैं उनको एक प्रकार से दूर रहना चाहिए, और आर्मी को इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए कि क्यों इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया।
फिर आर्टिकल कहता है कि देखिए ऑपरेशनल सक्सेस जो है वो ह्यूमन राइट्स के सेक्रीफाइस करके नहीं ला जा सकती। अगर इस प्रकार से जो ऑपरेशनल सक्सेस है वो तो और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी और जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनको और ज़्यादा दूर ले जाएगी मेन स्ट्रीम से, यानी इंडिया के खिलाफ में और ज़्यादा सेंटिमेंट्स वहाँ पे उभर के आएंगे। और अब देखिए आर्टिकल में तो नहीं दिया हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सरकार का व्यू दिया हुआ था। सरकार ने देखिए कहा कि जिस प्रकार की सिचुएशन थी उस प्रकार की जो सिचुएशन के अनुसार ये गलत नहीं था, सिर्फ 100 मीटर की तरह यूज किया गया और जो डैमेज है वो काफ़ी कम हुआ। क्या दिक्कत, सरकार का व्यू है काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। मान लीजिए वहाँ पे ईवीएम भी थी और जो इलेक्शन प्रोसेस थे, जो इलेक्शन ऑफिशियल्स थे उनकी जान को खतरा था, तो इस प्रकार से काफ़ी लोगों की जानें बची इस घटना से। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं। देखिए तो एथिक्स में किस प्रकार की लाइन लेनी चाहिए, तो इस पे तो देखिए हमें भी काफ़ी डेलिब्रेशन की आवश्यकता है क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक है, किस प्रकार की लाइन लेनी चाहिए। तो हमें भी एक बैलेंस्ड लाइन वहाँ पे लेनी होगी कि इसको हम यूं कह सकते हैं आंसर में कि इसको स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया जा सकता। ये जो घटना है उसके बारे में तो हम यूं एक प्रकार से हम डिप्लोमेटिक अप्रोच अपना सकते हैं अपने आंसर्स में कि जो ये घटना थी उसकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए कि सिचुएशन क्या थी उस समय, आर्मी का व्यू पॉइंट भी हमें कंसीडर करना चाहिए। लेकिन हम बाद में यूं लिख सकते हैं कि इस पूरी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि बार बार आर्मी द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाए। मतलब बस यही लिख सकते हैं, हम भी एक बैलेंस लाइन लिख सकते हैं। आगे क्या है, आगे देखिए यूरोपियन यूनियन का ये कंसेप्ट है और यूरोपियन यूनियन अब जिस प्रकार से ब्रिटेन जो है वो अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से और काफ़ी सुर्खियों में है यूरोपियन यूनियन। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा प्रीलिम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियन 27 यूरोपियन कंट्रीज़ का एक समूह है और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे अभी भी 28 ही है ना, ब्रिटेन फॉर्मली अलग नहीं हुआ है, जब अलग हो जाएगा जब 27 हो जाएंगे। तो काफ़ी कुछ करता है। कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इनकी तो कॉमन करेंसी भी थी, यूरो थी, आपस में एक देश का सिटीजन दूसरे देश में आसानी से आ जा सकते थे। शेंगेन जो इनका एग्रीमेंट था वो अभी आएगा आगे। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन थी, कॉमन करेंसी थी, कस्टम यूनियन थी, आपस में कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा थी इनकी और है भी सही। मतलब ऐसा तो अभी टूटा नहीं है, सिर्फ ब्रिटेन ही तो अलग हुआ है, लेकिन अभी खतरे के बादल काफ़ी ज़्यादा है यूरोपियन यूनियन में। तो क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं प्रीलिम में अगर पूछे जाएँ तो कितने देश हैं उन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, कौन कौन से देश है इस पे भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 2010 में ना एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, पूछा था देखिए 3 चीज़ें हैं इसकी, एक यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन पार्लियामेंट है। तो इन तीनों पे क्वेश्चन आ जाता है कई बारी। यूरोपियन पार्लियामेंट तो समझ आ ही गया होगा कि जैसे हमारी इंडिया की पार्लियामेंट है वैसे यूरोप की पार्लियामेंट है, लेकिन कमीशन और काउंसिल में काफ़ी कन्फ्यूजन कई बार हो जाती है। तो इनको एक बार देख लेते हैं हम। यूरोपियन काउंसिल क्या है, देखिए यूरोपियन काउंसिल में जो 28 देश हैं उनके हेड्स हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर्स हों, और उनको सपोर्ट किया जाता है एक प्रकार से फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा भी। तो ये मिलकर डिसाइड करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, ये होती है हमारी यूरोपियन काउंसिल। उसके बाद में है यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट तो जैसे हमारी पार्लियामेंट चुनी जाती है वोटर्स के द्वारा, वैसे ही यूरोप में पार्लियामेंट चुनी जाती है, प्रॉपर कंस्टिट्यूएंसीज वहाँ पे होती हैं। तो 732 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। तो ये डेटा वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें याद रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। फिर आती है यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन में देखिए काइंड ऑफ ये डिप्लोमेट्स होते हैं। सभी जो देश हैं वो अपने अपने डिप्लोमेट्स को नियुक्त करते हैं और वो डे टू डे फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यूपीएससी ने क्या कंफ्यूजिंग भरा क्वेश्चन पूछा था 2010 में, उन्होंने पलट दिए थे। उन्होंने यूँ पूछा था कि यूरोपियन कमीशन में क्या हेड्स ऑफ द स्टेट होते हैं, और यूरोपियन काउंसिल में यूँ कह दिया था कि इसमें डिप्लोमेट्स या फिर कमिश्नर्स होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के। तो एक प्रकार से हमें यूँ याद रखना है कि यूरोपियन कमीशन में कौन है, यूरोपियन काउंसिल में कौन है। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था 2010 में। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है यूरोपियन यूनियन का। 1957 में पहले जो ये है यूरोपियन इकोनॉमिक यूरोपियन कम्युनिटी, इस प्रकार की एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी। 6 देश के थे इसके अंदर में, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ना, ये किस लिए यूरोपियन कम्युनिटी को इस्टाब्लिश किया गया था। ये इनकी ना बार बार लड़ाई हो जाती थी, आपको याद होगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान में भी जो जर्मनी और फ्रांस वगैरह की लड़ाई हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान में भी जर्मनी लड़ गया था इन बाकी देशों से। नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा था। तो यूरोप के जो लोग थे उन्होंने सोचा, जो उनके उस टाइम पे जो उनके एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना आपस में ना इकोनॉमी जो है वो, ट्रेड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और बजाय कि आपस में लड़ने के यूरोप को लड़ना चाहिए दूसरे देशों से। लड़ने का मतलब जो कोई भी नेगोशिएशन है वो करनी चाहिए। तो आपस में कनेक्टिविटी इस्टाब्लिश हो और बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है वो आपस में एक दूसरे की डिपेंडेंस क्रिएट होएगी, तो फिर लड़ाई नहीं होगी। इसीलिए इस डिपेंडेंस को बढ़ाने के लिए, व्यापार को आपस में बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये आया था, कंसेप्ट गया था EEC का। फिर जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है
वो उसको एक प्रकार से बाद में 1992 में मास्ट्री ट्रीटी हुई और इस ट्रीटी ने रिप्लेस कर दिया ईईसी को और एक यूरोपियन यूनियन का कंसेप्ट फॉर्म में आया। और बाद में 1999 में एक कॉमन करेंसी भी फॉर्म में ये लाए जिसका नाम था यूरो, और अभी भी है ये। और यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया 2012 में। ये सिंपल फैक्ट्स है, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन काफ़ी सुर्खियों में है। यूरोपियन यूनियन के जो 19 मेंबर्स थे उन्होंने यूरो को एक्सेप्ट किया, ब्रिटेन ने हालांकि एक्सेप्ट नहीं किया था। बाद में कहते हैं कि देखिए यूरोप के अंदर ही काफ़ी मल्टीपल यूरोपियन ग्रुपिंग्स हैं और वो ओवरलैप करती हैं। जैसे एक ये कहते हैं एक एग्रीमेंट है शेंगन मेंबरशिप एग्रीमेंट। इसमें क्या है, ये एग्रीमेंट कहता है कि देखिए जो यूरोप के सिटीजन्स हैं आपस में एक देश से दूसरे देश आपस में आ जा सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर में कोई यूपी से मध्य प्रदेश या फिर कहीं भी जा सकते हैं, वैसे ही ये इनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी, एक देश से दूसरे देश में आपस में आ जा सकते हैं। इस चीज़ के लिए था ये शेंगन एग्रीमेंट। और नाटो भी है, ये सारी चीज़ें आई। मतलब यूरोप की मल्टीपल ग्रुपिंग्स हैं और कई जो देश हैं वो नहीं है। जैसे कुछ देश यूरो में नहीं है, कुछ देश शेंगन में नहीं है, कुछ देश नाटो में नहीं है, तो मल्टीपल ग्रुपिंग्स हैं, आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। तो अभी यूरोप की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ग्रिम है, यूरोपियन यूनियन की सिचुएशन काफ़ी ग्रिम है। ट्रंप ने कई तरह की स्टेटमेंट दी कि नाटो को मैं हटा दूंगा, लेकिन हालांकि अभी उन्होंने ट्रैक चेंज कर दिया है। और इवन टर्की जो पहले शामिल होना चाहता था यूरोपियन यूनियन के अंदर में, अब वो भी शामिल नहीं होना चाहता। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि जो चमक है यूरोपियन यूनियन की वो फीकी हो रही है। फिर आर्टिकल कहता है कि देखिए 1957 से 1992 तक यूरोपियन यूनियन काफ़ी इंटीग्रेट हुआ, कस्टम यूनियन से लेके कॉमन मार्केट, काफ़ी सारी चीज़ें आई यूरोपियन यूनियन के अंदर में। कोहेसिवनेस काफ़ी ज़्यादा थी, सिक्योरिटी से लेके डेमोक्रेसी वैल्यूज़ थी वो सिमिलर थी। लेकिन अब जो यूरोपियन यूनियन है काफ़ी फ्रेजाइल हो गया है। काफ़ी तरह के कारण ये बताते हैं इसके लिए। ये कहते हैं कि 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया, वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद में रशिया पुतिन की गाइडेंस में ये भी काफ़ी एक प्रकार से असर्टिव हो गया। जिहादी एक्सट्रीमिज्म है उसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं यूरोप के अंदर में उनका भी रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ। माइग्रेशन चैलेंज ने भी यूरोपियन यूनियन को झकझोर के रख दिया। उसके बाद में पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो रही है यूरोप की, और टेक्नोलॉजीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव आ रही हैं आजकल। और एक प्रकार से ये जो यूरोपियन यूनियन है वो थोड़ा, और यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वो पिछड़ रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज़ को अडोप्ट करने में। ये देखिए यहाँ पे ये यूरोप का पूरा मैप है। ये मैप इसलिए है क्योंकि अभी एक टर्की और यूरोप के बीच का विवाद को डिस्कस किया गया है। ये कहते हैं कि देखिए टर्की पहले मेंबरशिप की मांग कर रहा था क्योंकि इनका एक यहाँ पे ब्रिज है और यूरोपियन यूनियन से इनका बॉर्डर मिलता है, यूरोप से इनका बॉर्डर मिलता है। लेकिन अब ये मांग नहीं करने लगा है। एक तो रेफरेंडम का इशू था, रेफरेंडम होने जा रहा है एक टर्की में, जिस पर जो वहाँ के प्रेसिडेंट है अर्दगन वो काफ़ी ज़्यादा पावर्स को सेंट्रलाइज करने जा रहे हैं। और जब यहाँ के मिनिस्टर्स, टर्की के मिनिस्टर्स उस रेफरेंडम के पक्ष में प्रचार करने के लिए यूरोप के देशों में गए तो उसका काफ़ी विरोध हुआ। तो फिर टर्की ने भी एक प्रकार से अपने जो संबंध हैं वो काफ़ी डिग्रेड कर दिया यूरोप के साथ में। इनके दोनों यूरोप और टर्की के बीच में पहले एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। यूरोप के देशों ने टर्की को कहा था कि आप जो यहाँ से सीरिया वगैरह से जो माइग्रेशन आ रहा है, यहाँ से देखिए नीचे है, सीरिया मैप में नहीं है, लीबिया, अफगानिस्तान या जहाँ से भी जो माइग्रेशन आ रहा है आप उस पर रोक लगाइए, ऐसा यूरोपियन यूनियन ने टर्की को कहा था। बदले में हम आपको यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दे देंगे, इस प्रकार का इनका एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन अब टर्की धमकी दे रहा है कि मैं इस एग्रीमेंट को नहीं मानते, हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते और हम माइग्रेशन पे जो कैप लगाया था उसको तोड़ देंगे और फिर से आपके देशों में माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा विवाद था टर्की और इनका। अब जो यूरोपियन यूनियन है देखिए वो सारे रीजन हमने डिस्कस किया, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा आ रहा है यूरोपियन यूनियन के अंदर में, इसीलिए अब जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सारे देश अब धीरे धीरे मांग करने लगे हैं कि यूरोपियन यूनियन को भंग कर दिया जाए और अपने अपने देशों की सोवरेनिटी होनी चाहिए। एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स भी काफ़ी उभर के आए और रीजनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ में जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब पीक पर आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रूप धारण इन सेंटिमेंट्स ने कर लिया है और यूरोपियन यूनियन इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी ये एग्जाम्पल देते हैं कि काफ़ी सारे देशों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं जैसे डच, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, तो यहाँ पे ऐसी पार्टीज जीत कर रही हैं, फिर ऐसे लीडर्स जीत कर आ रहे हैं जो जिनके एक प्रकार से जो आइडियोलॉजी है वो यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट में है। और जैसे एग्जांपल देते हैं डच का या फिर जर्मनी का, फ्रांस का, स्वीडन का, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स की बातें भी डिस्कस की गई हैं जो तो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये कहते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए इलेक्शन के नतीजे आते हैं तो वो फिर यूरोपियन यूनियन के कंसेप्ट को और ज़्यादा कमज़ोर बनाएंगे। और उसके बाद में ये टर्की का पूरा इशू हमने डिस्कस किया, क्या था टर्की का एग्रीमेंट, क्या था माइग्रेंट्स को लेके। ट्रम्प जो है उन्होंने देखिए अब नाटो को, पहले तो उन्होंने कैंपेन के दौरान में काफ़ी बातें कही कि नाटो को वो आएंगे तो हटा देंगे, लेकिन अब फिर से उन्होंने
अपना ट्रैक जो है वो चेंज कर लिया है, यू टर्न उन्होंने ले लिया है। वो कहते हैं कि देश जो है कम से कम 2% अपनी जीडीपी का कंट्रीब्यूट करे नाटो के अंदर में, तब जाके नाटो का कंसेप्ट काम कर पाएगा। और जो पुतिन है वो काफ़ी खुश हैं जिस प्रकार से जो फॉल्ट लाइन्स आ रही हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर में। और फिर आर्टिकल कहता है कि देखिए एक नए यूरोपियन यूनियन में एक नए जनरेशन की लीडर्स की आवश्यकता है जो इस पूरे यूरोप के जो क्राइसिस हैं उसको एक प्रकार से हैंडल कर सकें और यूरोपियन यूनियन के कंसेप्ट को जीवित रख सकें। ये पूरा आर्टिकल था। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कार पूलिंग से रिलेटेड। देखिए एयर पोल्यूशन काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और कम से कम 10 लाख मौतें होती हैं एयर पोल्यूशन के कारण में। अकेले दिल्ली में 30,000 लोग मरते हैं वायु प्रदूषण के कारण में। और अभी रोड ट्रैफिक तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, फैक्ट्री पोल्यूटेंट्स, क्रॉप वेस्ट, ये काफ़ी सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए। पिछले साल सर्दियों में हमें देखने को मिला कि इस प्रकार से धुएं का बादल उभर के आया दिल्ली के अंदर में। उसके बाद में दिल्ली की सरकार ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको 10 दिनों के लिए बैन कर दिया गया। और उसके बाद में थर्मल पावर प्लांट था उस पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन सारे प्रोविजंस थे वो टेम्परेरी थे, वो सारे जो प्रोविजंस थे वो टेम्परेरी थे। और उसके बाद में 2016 में दिल्ली की सरकार ने ओड इवन स्कीम भी चलाई। और लेकिन देखिए कुछ फ़ायदा हुआ नहीं ओड इवन स्कीम का। जो पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 हैं उनकी जो संख्या है वो तो और ज़्यादा बढ़ गई, पहले ये 15% थे, बढ़ के 23% हो गए। तो फिर ये अभी एक नया कंसेप्ट देते हैं कि ये कहते हैं कि देखिए कुछ जो लेन्स हैं, यहाँ पे देखिए ये हाईवे की जो लेन्स होती हैं, मान लीजिए 1 लेन है, यहाँ पे 2 लेन है। ये कहते हैं कि जो मान लीजिए जिस कार में कम से कम 3 यात्री ट्रैवल कर रहे हैं तो वो लेन उस तरह के कार पूलिंग के कंसेप्ट को, यानी जिस कार में कम से कम 3 यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उस लेन को आरक्षित कर दिया जाना चाहिए इस तरह की कारों के लिए में। और इससे फ़ायदा क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा कार पूलिंग का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे मिल के और पोल्यूशन इससे कम होगा। और कौन कौन सी चीज़ें हैं इस आर्टिकल में, ये कहते हैं कि देखिए लेन्स हैं जो अगर जिस प्रकार से आरक्षित होंगी ये लेन्स कार पूलिंग के लिए, तो ये लेन्स काफ़ी फास्ट होंगी, जो बाकी लेन्स हैं वो स्लो हो जाएंगी। ऐसा कंसेप्ट अपनाया गया था यूएस के द्वारा 1969 में, और चाइना और इंडोनेशिया में भी इस कंसेप्ट को अपनाया गया था। और जिससे काफ़ी एंकरेजमेंट मिली थी और काफ़ी ज़्यादा जो कम्यूटर्स हैं वो मिल के कार पूलिंग करके ट्रैवल करने लगे थे। फिर कुछ कंसर्न्स भी हैं इस कंसेप्ट को लेके कि देखिए हमारे इंडिया का कल्चर ऐसा है कि ट्रैफिक रूल्स को हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं और फॉलो नहीं करते। और इवन पीक आवर्स के दौरान में भी तो इस कंसेप्ट को एक प्रकार से इंप्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होगा। जाम वगैरह की सिचुएशन हमारे देश में पैदा हो जाती है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है। और इस पर भी डाउट है कि कितने जो पर्सन्स है, क्या 3 या फिर 2 कितने उचित होंगे, कौन सी कितने पर्सन्स के लिए ये कार जो लेन का कंसेप्ट है, हॉट लेन्स का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। और क्या जो ये कारें हैं कम से कम जिसमें 2 या 3 जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, क्या उनको टोल टैक्स लगना चाहिए, क्या नहीं लगना चाहिए, ये सारे कंसर्न्स हैं, ये सारे डाउट्स हैं। तो फिर बाद में इनको एड्रेस करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये खुद ही कहते हैं कि कम से कम 3 ऑक्यूपेंट्स होने चाहिए एक कार में, तब जाके ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होना चाहिए और उस तरह की कारों के लिए अलग से लेन होनी चाहिए। फिर ये कहते हैं कि टोल ट्रीटमेंट आप माफ मत कीजिए, लेकिन इस तरह की कार पूलिंग के कंसेप्ट के लिए आप टोल कम कर दीजिए। यानी 3 यात्री अगर कम से कम कार में ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए टोल कम लगेगा। इस प्रकार का कंसेप्ट गवर्नमेंट को लाना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं या फिर बैटरी चालित जो रिक्शा या फिर जो व्हीकल्स होते हैं, रिक्शा को तो खैर लगता ही नहीं होगा, बैटरी चालक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए टोल माफ़ कर देना चाहिए। इस प्रकार की ये बात कहते हैं। इससे काफ़ी सारे फायदे होंगे। और जो ये है मतलब जो मिलके यात्रा करते हैं, कार पूलिंग करते हैं, उनके लिए यात्रा काफ़ी सुगम हो जाएगी, काफ़ी फास्ट हो जाएगी और कम कॉस्टली होगी, क्योंकि खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा अगर कार पूलिंग करेंगे तो। पहले ही फिर ये कहते हैं कि देखिए पहले इसे थोड़े ही एरिया में अप्लाई करना चाहिए, अगर उसके इफेक्ट्स अच्छे आते हैं तो फिर इसे पूरे देश में या फिर जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल इतना ही था। आगे है देखिए कुलभूषण जाधव का केस। कुलभूषण जाधव जो कि ईरान में बिजनेस कर रहे थे और नेवी से रिटायर ये थे, और एक प्रकार से एबडक्ट किया पाकिस्तान ने इनको ईरान से, और आरोप लगाया कि ये भारतीय खुफिया एजेंसी के जासूस हैं। और पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने 3.5 महीनों के अंदर में एक ट्रायल कंडक्ट करके इनको डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई। तो ये पूरा इशू है। तो इसको, और हम थोड़ा भारत और पाकिस्तान के फिलहाल जो रिलेशन है पिछले 1-2 सालों में उसका बैकग्राउंड भी जानने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए जो मोदी हैं वो जब चुन के आए उन्होंने काफ़ी एनर्जी दिखाई, काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने में। नवाज शरीफ को सेरेमनी में बुलाया गया 2014 में, जब उनकी स्वेरिंग सेरेमनी थी तब उनको बुलाया गया। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री हैं वो नवाज शरीफ के घर भी गए, वहाँ पे मौका था, नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर उनकी पोती की वहाँ पे शादी थी। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर में सिचुएशन ख़राब हो गई
और पठानकोट पे अटैक हुआ। और उस टाइम पे सिचुएशन कश्मीर में ये थी कि जो पीडीपी के जो नेता हैं उनकी सरकार बनी बीजेपी की सहायता से, जिनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद शहीद, लेकिन उनकी डेथ हो गई 2015 के बाद में। पठानकोट के अटैक के बाद में उनकी थोड़े ही अंतराल के बाद में मौत हो गई। और वो एक प्रकार से सक्षम थे कश्मीर की सिचुएशन को एक स्टेबल रखने में। और बाद में उनकी बेटी जो थी महबूबा मुफ्ती शहीद, 3 महीने तक तो वो कंफ्यूज रही कि क्या मुझे सीएम की शपथ लेनी चाहिए, सीएम यानी सीएम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। 3 महीनों तक। उसके बाद में बुरहान वानी जो मिलिटेंट थे वहाँ पे वो एनकाउंटर में मारे गए। और कश्मीर की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी एक प्रकार से जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रिम है और रिलेशन में काफ़ी तल्खी है। और कुलभूषण जाधव के इशू ने इस तल्खी को एक प्रकार फिर से बढ़ा दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए कई बातें हैं, कई कंसेप्ट्स हैं। मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो कुलभूषण यादव के केस को गलत ढंग से हाईलाइट करके, जिस प्रकार से इंडिया ने तो देखिए साफ साफ इनका पाया गया था, एविडेंस था। जो डेविड जो हेडली हैं इन्होंने बताया किस प्रकार से आईएसआई का रोल था मुंबई अटैक करवाने में। उसी प्रकार जो पाकिस्तान है फैब्रिकेटेड केसेस से ब्लेम करना चाहता है इंडिया को। उसके बाद से जब भी पाकिस्तान में अटैक्स होते हैं उसके लिए पाकिस्तान उन अटैक्स के लिए इंडिया को जिम्मेदार ठहराता है। तो अब उसी प्रकार से जाधव के केस को पाकिस्तान हाईलाइट करना चाहता है कि इंडिया जानबूझ के पाकिस्तान के अंदर में टेररिस्ट गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। देखिए पाकिस्तान ने 13 बार इंडिया ने एक्सेस मांगा कि कुलभूषण जाधव एक प्रकार से उनके लिए हमें कॉन्सुलर एक्सेस दे दीजिए और उनसे संपर्क करने दीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार इस कॉन्सुलर एक्सेस को डिनाई कर दिया, जो कि वियना कन्वेंशन के अनुसार बिल्कुल उचित है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि सच बाहर आए। अगर कॉन्सुलर एक्सेस मिल जाती है तो पता लग जाएगा कि जो तरीका पाकिस्तान बता रही है कि कहाँ से इन्हें अरेस्ट किया गया और कैसे अरेस्ट किया गया, तो ये सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी। इसीलिए पाकिस्तान कॉन्सुलर एक्सेस को नहीं देना चाहता। अब देखिए ये चीज़ें हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं ना, इन 2 पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इनडायरेक्ट ये 2 पॉइंट्स कुछ और इशारा कर रहे हैं। ये देखिए 2 पॉइंट्स कहते हैं कि जो मिस्टर जाधव हैं वो एक मुस्लिम नाम से वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, और मुस्लिम नाम से ऑपरेट कर रहे थे तो फिर क्या मतलब, क्या मायने हैं, मुस्लिम नाम से वहाँ पे क्यों ऑपरेट कर रहे थे? या तो उन्होंने जो है वो इस्लाम धारण कर लिया था। मान लीजिए अगर उन्होंने इस्लाम एक प्रकार से धारण कर लिया, इस्लाम में वो कन्वर्ट हो गए थे, तो बार बार गवर्नमेंट उनको पुराने नाम से क्यों रेफर कर रही है? फिर तो गवर्नमेंट उनको नए नाम से रेफर करना चाहिए। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का विरोध भी नहीं किया है, जिस प्रकार से इंडिया ने अभी तक यह नहीं कहा कि जो पासपोर्ट अगर पाकिस्तान ने नकली बना के दिखाया है दुनिया को, क्योंकि देखिए ये पासपोर्ट है, इस पासपोर्ट में जो इनका नाम है वो है पटेल हुसैन मुबारक, और इंडिया ने इस पासपोर्ट को एक प्रकार से नकली नहीं कहा है अभी तक, और यूं भी नहीं कहा है कि इन्होंने इस्लाम को कन्वर्ट कर लिया। अगर इस्लाम में कन्वर्ट किया होता तो जिस प्रकार से संसद में स्टेटमेंट दी गई तो इनके नए नाम से स्टेटमेंट दी जानी चाहिए थी। तो ये 2 पॉइंट क्या इशारा कर रहे हैं आप समझ ही गए होंगे। आगे आते हैं कि देखिए जो पॉजिटिव साइंस थे, एक प्रकार से हमारी जो कश्मीर पॉलिसी है ना वो अभी डोलाइजेशन है कि हम पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहते हैं वहाँ पे, और किसी भी प्रकार से स्कम अपनी जो पॉलिसीज हैं स्कम नहीं करना चाहते, और जो बातचीत करना चाहते हैं वो अपनी ही तर्ज पर पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं टेररिज्म के इशू पर। और इसका देखिए असर देखने को भी मिला। कैसे लाल किला से जब हमारे प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन दिया तो उसमें बलूचिस्तान के इश्यूज़ को उठाया गया, गिलजिट बाल्टिस्तान के इशू को भी उठाया गया, और पाकिस्तान को भी इस बात से डर लगता है कि किस प्रकार से वो इंडिया है वो एक प्रकार से टेररिज्म एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सकता है या फिर सिसेशन करवा सकता है पाकिस्तान के अंदर में। इसलिए पाकिस्तान ने भी उसके बाद में काफ़ी तरह के सिग्नल्स दिए, और ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रैक 2 प्रोसेस है, ट्रैक 2 प्रोसेस वो होता है कि देखिए जो ये सिविल सोसाइटी वगैरह की जो प्रोसेस होती है ना, यानी ट्रैक 1 तो होती है डिप्लोमेट वाली प्रोसेस, फॉर्मल प्रोसेस, ट्रैक 2 सिविल सोसाइटी या फिर कोई भी जो आपस में देश के सिटीजन्स हैं, जो डिग्निटरीज होते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं पीपल टू पीपल जो टाइज है बढ़ाने के लिए और रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए। और जो बाजवा हैं वहाँ के आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, वो भी अभी एक प्रकार से उनकी भी अप्रोच यही देखने को मिली कि इस दिशा में कदम बढ़ाए जाएँ और थोड़ी बातचीत को फिर से बढ़ावा दिया जाए। और ऐसा कहा जाता है कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट थी कि जो अजीत डोवल और जो पाकिस्तान के काउंटर पार्ट हैं यानी पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके बीच में बातचीत हुई भी थी। अब देखिए पाकिस्तान ने अगर ये मान लीजिए पूरी प्रोसेस ठीक चल रही थी, जो पॉजिटिव साइंस थे, फिर एकदम से पाकिस्तान ने ट्रैक क्यों चेंज कर दिया, किस प्रकार से कुलभूषण जाधव के इशू को क्यों पाकिस्तान ने ये मोड़ दे दिया? तो देखिए कई तरह के रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इसके लिए। एक रीज़न तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर हैं
उनको किडनैप किया गया भारतीय एजेंसी खुफिया एजेंसी रा ने, इस प्रकार के आरोप लगाए गए पाकिस्तान के द्वारा। मतलब आरोप नहीं लगाए गए, ये बातें ना हाईलाइट नहीं होती, कुछ रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं। पाकिस्तान की सरकार ने खुलेआम अभी तक ऐसा नहीं कहा है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं। और कश्मीर जो वैली है, देखिए दूसरा एक कारण ये हो सकता है कि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर वैली की इंस्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और वहाँ पे सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाए, या फिर उनकी डोमेस्टिक सिचुएशन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है कि जिस प्रकार से वहाँ पे अभी जो नवाज शरीफ है उन पर काफ़ी तरह के आरोप लगे थे कि पनामा पेपर्स में उन्होंने करप्शन किया वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर में, और जुडिशरी ने वहाँ पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक जाँच कमेटी बिठा के रखी है और वो जाँच कर रही है PM के रोल को। तो अभी ये डोमेस्टिक सिचुएशन भी हो सकता है कि पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबल हो। और बात यह आती है कि देखिए अब गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी है पार्लियामेंट के अंदर में कि हम वो सब कुछ करेंगे जिससे जो जाधव है वो सुरक्षित बाहर आ सके इंडिया के अंदर में। तो एक तो चीज़ ये हो सकती है कि कोल्ड वार की तर्ज पर, जैसे कोल्ड वार में अमेरिका और यानी USSR ने आपस में अपने जासूसों को अदला बदली की थी, हो सकता है कि इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई जो पाकिस्तान के फॉर्मर जो जनरल हैं, यानी जिस पर एक प्रकार से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान के जो फॉर्मर ISI ऑफिसर हैं वो अभी भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास में है, और जो कुलभूषण जाधव है आपस में अदला बदली की जा सके। या फिर यूं भी हो सकता है कि भारत साफ साफ सिग्नल दे रहा है पाकिस्तान को कि आप इस प्रकार से टेंशन मत क्रिएट कीजिए, अदरवाइज इंडिया वो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस अपनाएगा। फिर आर्टिकल कहता है कि देखिए इंडिया की जो परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में वो काफ़ी खराब है। ना तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जितना इंडिया सोचता है, ना ही वो इतना वीक है जितना इंडिया सोचता है। जिस प्रकार से कोशिश की गई इंडिया के द्वारा में पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, वो सफल नहीं हो पाई, ऐसा ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो चाइनीज़ जो रिटोरिक है वो दलाई लामा की विजिट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इवन ये कहते हैं कि अब जिस प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना ट्रैक चेंज कर दिया है, जो मदर ऑफ ऑल बम्स यूज किया गया अफगानिस्तान में, तो कहने का मतलब ये कि अभी नियर फ्यूचर में जो US है वो अफगानिस्तान से नहीं जाने वाला है। क्योंकि देखिए अगर US अफगानिस्तान से नहीं जाएगा तो US को पाकिस्तान की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे ऑपरेशंस चलाने के लिए, और इस बात को जो है पाकिस्तान भली भांति से समझता है। तो फिर से US ने अपने सुन्नी एलाइज, क्योंकि पाकिस्तान भी देखिए सुन्नी कंट्री है, शिया नहीं है, शिया ईरान है, पाकिस्तान भी सुन्नी है, तो US ने फिर से अपनी पॉलिसी को अपने सुन्नी एलाइज को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यह है कि देखिए अभी चाइना ने काफ़ी विरोध किया दलाई लामा की विजिट का, जिसे US ने काउंटर नहीं किया, लेकिन पिछले दिनों हमने काफ़ी ज़्यादा US के क्लोज हम आ गए, तो हमें अपनी सारी पॉलिसीज़ को ध्यान से देखना होगा कि क्या हम US के इतने ज़्यादा क्लोज जा रहे हैं जिससे चाइना और हमारे रिलेशंस तो ख़राब नहीं हो रहे, क्योंकि क्या ज़रूरत पड़ने पर US हमारा साथ देगा या नहीं देगा। फिर ये लास्ट में कहते हैं कि देखिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रोल नीड्स के लिए, यानी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए जिंगोइज्म जो यानी उग्र राष्ट्रवाद है वो जरूरी नहीं है, इससे जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा खराब होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो इशू है वो देखिए सियाचिन से रिलेटेड इशू है। सियाचिन एक ग्लेशियर है जिसकी पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए आप मैप में, ये पोजीशन है। अभी देखिए जो है जम्मू एंड कश्मीर ये है, और यहाँ पे जो कुछ एरिया को पाकिस्तान ने कंट्रोल करके रखा है, ऑलमोस्ट इतना एरिया है जो पाकिस्तान के हिस्से में है, मतलब पूरा ऐसा मैप नहीं है लेकिन अंदाज़ा है ये, और कुछ हिस्सा है वो इतना चाइना के हिस्से में भी है। मतलब यूँ कहते हैं कि 30% है वो पाकिस्तान के हिस्से में है, 10% अभी पाकिस्तान इसके चाइना के पास में अक्साई चीन, और 60% इंडिया के पास में है। वैसे ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अनुसार इंडिया का एक फॉर्मल इंटीग्रल पार्ट है। सियाचिन की पोजीशन यहाँ पे है। सियाचिन स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इशू है, ये जो जगह है उससे हम हाइट्स काफ़ी ज़्यादा है, और फिलहाल हमारी पोजीशन यहाँ पे है, और हम मॉनिटर कर सकते हैं 3 तरह के एरियाज़ को। पाकिस्तान में भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, चाइना के अंदर में भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, चाइना का एरिया ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस ग्लेशियर की काफ़ी ज़्यादा है सियाचिन की। यहाँ पे मैप में देख लीजिए। तो इशू है क्या, देखिए 1972 में LOC ड्रा की गई थी, उसमें यूँ किया गया था, जो ये पहले लाइन है NJ9842, प्रीली में पूछ सकते हैं N842, तो बाद में यूं कह के छोड़ दिया गया था। इंडिया ये कहता है कि देखिए जो लाइन थी उसमें एग्रीमेंट में LOC में ड्रा की गई थी, तो यूं लिखा गया था कि N842 से आगे सियाचिन ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियर्स, तो फिर ये जो ग्लेशियर है वो इंडिया के पास में आता है। पाकिस्तान कहता है कि जो लाइन है वो यहाँ से जानी चाहिए LOC, तो उसके अनुसार पाकिस्तान के अनुसार तो ये ग्लेशियर पाकिस्तान के अंदर में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लाइन है, हाईलाइटर यूज करता हूँ, अभी यहाँ पे है LOC ऐसे है, और पाकिस्तान कहता है कि लाइन ऐसे होनी चाहिए, अगर लाइन ऐसे होगी तो ये एरिया है वो पाकिस्तान के पास में आ जाएगा। लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और हुआ क्या था, पहले देखिए इस चीज़ पर कोई विवाद नहीं था ग्लेशियर पे, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ पे और ह्यूमन एग्जिस्टेंस काफ़ी डिफ़िकल्ट है।
लेकिन पाकिस्तान अपने टूरिस्ट को यहाँ पे पाकिस्तान ने भेजना स्टार्ट कर दिया था, और एक प्रकार से हमें भनक लग गई थी कि पाकिस्तान अपने मिलिट्री ऑपरेशंस की सहायता से इस ग्लेशियर पर कब्जा करना चाहता है। तो हमने प्री एम्प्टिव ऑपरेशन चलाते हुए ऑपरेशन मेघदूत हमने चलाया था। तो ऑपरेशन का नाम भी याद कीजिएगा, ऑपरेशन मेघदूत हमने चलाया था, और जिसके अनुसार हमने इस एरिया पे, हमने जो टेरिटरी है इस पे कब्जा कर लिया था। और अभी फिलहाल हमारी जो हाइट्स हैं इस ग्लेशियर की, वहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी तैनात है। तो अभी जो ग्लेशियर काफ़ी पिघल रहा है और काफ़ी मोटे होती है यहाँ पे बर्फ़ के कारण में। तो बस कुछ ग्लोबल वार्मिंग की तो सिर्फ बात है, ज़्यादा डिटेल्स ग्लोबल वार्मिंग की दी नहीं गई है। और कहते हैं कि देखिए डीमिलिटराइजेशन होनी चाहिए यहाँ का क्योंकि देखिए एक यूएस के जो राइटर है उन्होंने कहा था कि जो हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है सियाचिन का, वो तो काइंड ऑफ ऐसी चीज़ है जिसमें जो दो, मान लीजिए ऐसा है कि दो गंजे हैं वो कंघी के लिए लड़ रहे हों, समझ गए, मेटाफोर है ये, काइंड ऑफ दोनों देश इस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, जबकि यहाँ पे कुछ जो है कुछ है ही नहीं, ग्लेशियर में कुछ काम की चीज़ ही नहीं है, फिर भी लड़ रहे हैं। तो बात यूँ है कि देखिए सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। सॉल्यूशन देखिए इंडिया यूँ कहता है कि पहले आप जो करंट पोजीशन है उसको ऑथेंटिकेट कीजिए, डिलीनिएट कीजिए, तब जाके डीमिलिटराइजेशन हो सकता है। क्योंकि कल को मान लीजिए ऑथेंटिकेशन होगा करंट पोजीशंस का, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी एक प्रकार से कि वो मिलिट्री ऑपरेशंस चला सके, क्योंकि कुछ तो इंटरनेशनल प्रेशर रहेगा, और किसकी अध्यक्षता, मान लीजिए कुछ तो ऐसा रहेगा ना कि अभी फिलहाल की पोजीशन ये है और इसीलिए डीमिलिटराइजेशन हो रहा है। जबकि पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता, पाकिस्तान कहता है कि नहीं, पहले डीमिलिटराइजेशन कीजिए, ऑथेंटिकेशन बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब तो यही है कि पाकिस्तान साफ साफ कमिटेड नहीं है इस इशू को सुलझाने में। फिर ये आर्टिकल कहता है कि देखिए कश्मीर के बाद में ये जो है वो लो हैंगिंग फ्रूट हो सकता है कि ये इशू हालांकि डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इस इशू को सुलझाया जा सकता है अगर प्रॉपर कमिटमेंट दिखाई जाए तो फिर वही है कि सियाचिन इशू को देखिए, बात यूँ है कि कुछ इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं कि अगर इंडिया जाता है तो भी एक प्रकार से जो मॉडर्न वेपन्स हैं, मॉनिटरिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी सहायता से हम देख सकते हैं अगर पाकिस्तान कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन चलाने की कोशिश करेगा तो वो दिख जाएगा, और फिर बाद में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, और पाकिस्तान को भी ये चीज़ पता है। तो कई तरह के पॉइंट्स हैं इस सियाचिन इशू में। तो बस इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।